कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने CBSE बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते, वेलकम बच्चों। आज की जो क्लास है इसमें हिंदी साहित्य के जो इम्पोर्टेंट कवि हैं, जो महत्वपूर्ण कवि जिनका परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, उनको अपन पढ़ेंगे और इनका साहित्यिक परिचय जानेंगे। आपका एक प्रश्न आता है पूरे 4 नंबर का कि किसी एक कवि या किसी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कवियों का साहित्यिक परिचय। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम लेखकों का साहित्यिक परिचय भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, प्रश्न लिखा हुआ है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय दीजिए। हिंदी साहित्य में केवल आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और आपकी जो कंपलसरी हिंदी होती है, हिंदी अनिवार्य जो है, उसमें किसी कवि का व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो साहित्यिक परिचय में आपको केवल साहित्यिक परिचय लिखना है, इस बात का ध्यान रखें, वहां पर व्यक्तिगत परिचय नहीं लिखना है। अब देखो यहाँ पे हम जानेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमने निराला जी को पढ़ा है। निराला की जो हमने रचनाएं पढ़ी है, बादल राग भी हमने निराला का पढ़ा है और सरोज स्मृति भी पढ़ी है। तो वहां पर आपने अच्छी तरह से इनको पढ़ लिया होगा। एक बार फिर से मैं परीक्षा में कैसे आपको लिखना है, जो शब्द सीमा है उसका ध्यान रखते हुए आपको लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें से जितना आपको याद रहता है उतना आप लिख लीजिएगा। तो आपको लिखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, ये छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ है बच्चों, उसमें से एक माने जाते हैं। आपको याद होगा छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो इसमें से एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 21 फरवरी 1899 को जन्मे थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं। और बाकी के 3 छायावाद के आधार स्तंभ कौन कौन माने जाते हैं? तो उसमें एक तो है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, फिर है पंत, सुमित्रानंदन पंत, और तीसरे हैं महादेवी वर्मा, और चौथे हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों हमने यहाँ पे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं लिखनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बचपन का नाम इनका सूर्य कुमार था, आप इसे भी चाहें तो छोड़ सकते हैं। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और बच्चों यहाँ से पहले भी एक प्रश्न पूछा गया है कि निराला को या मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, या निराला को किस छंद का प्रवर्तक माना जाता है। तो याद रखिएगा, मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है हिंदी में। 1916 में निराला ने मुक्त छंद में एक रचना लिखी थी जिसका नाम है जूही की कली, और इस जूही की कली से इनको विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने समन्वय और मतवाला जैसी जो पत्रिकाएं थी इनका संपादन किया, और आपकी प्रमुख रचना इस प्रकार है। तो अब हम देखेंगे। तो देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि निराला जो है वो छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक है, और इनकी जो रचना है मुक्त छंद में जो लिखी हुई रचना है 1916 में इन्होंने लिखी थी जूही की कली, जिससे इन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। बाकी इनकी विभिन्न जो रचना है उनको पढ़ेंगे। समन्वय और मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। काव्य संग्रह की जब हम बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय, और इसी संग्रह में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है वो इसमें से ली गई है। इसके अलावा तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य और अपरा, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, ये तो इनके काव्य संग्रह हुए। इसके अलावा अगर हम उनके उपन्यासों की बात करें, हम निराला के उपन्यासों की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर बकरियां, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये अपूर्ण है। ठीक है, चमेली, इंदुलेखा, ये सारे अपूर्ण है। फिर हम कहानी संग्रह की बात करें तो इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, जिसमें लीली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, ठीक है, ये इस तरीके से इनकी जो है वो कुछ इनके कहानी संग्रह हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो अभी हमने प्रिय विद्यार्थियों निराला को पढ़ा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त छंद में ही इन्होंने 1916 में एक रचना लिखी थी जूही की कली, जिससे इन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। समन्वय और मतवाला पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। इसके बाद हमने इनकी विभिन्न जो इनकी काव्य रचनाएं जिनको हमने
देखा, इसके बाद इनके कुछ उपन्यास भी देखे और कुछ इनकी कहानियां भी हमने देखी। तो बस हो गया, यही होता है साहित्यिक परिचय। अगर आपने इतना लिख दिया तो बच्चों आपको 4 में से 4 पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और इस तरीके से आप लोग थोड़ा इसे तैयार कर लीजिए, अपने खुद के हाथों से नोट्स बना लीजिए। सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, इसके नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। अब हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। जो इंपोर्टेंट अपने जो कवि है उन्हीं को मैंने इसमें शामिल किया है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा, एक और वीडियो अपन ले लेंगे बाद में, तो उसमें भी जो इंपोर्टेंट और जो बच जाते हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं हमने पढ़ी है, एक देवसेना का गीत और कार्नेले का गीत। तो वहां पर हमने जयशंकर प्रसाद को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आइए देखते हैं। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद भी बच्चों छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं, या यूं कह सकते हैं कि एक प्रकार से छायावाद के प्रवर्तक ही माने जाते हैं। हमने निराला पढ़ा, उसमें जयशंकर प्रसाद का नाम भी आया था छायावाद में। तो ये जो है महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता और छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। याद रखिएगा, छायावादी युग के जन्मदाता या छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है कामायनी, जिससे इन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इसमें छायावादी प्रवृत्तियों और विशेषताओं का समावेश हुआ है। अंतर्मुखी कल्पना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्रसाद के काव्य की मुख्य विशेषता रही है। देखो अब इनके काव्य की विशेषता क्या क्या, पहले तो क्या लिखना है कि भाई महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के जन्मदाता माने जाते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि एक कामायनी जो है ये इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है। इनकी कविताओं की विशेषता क्या है, तो अंतर्मुखी कल्पना और सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, है ना, अभिव्यक्ति मैंने विचारों की अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्त करना। तो अंतर्मुखी कल्पना और विचारों की अभिव्यक्ति, सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति इनकी प्रसाद की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय है, किंतु इनका दृष्टिकोण विशुद्ध मानवतावादी रहा था। ध्यान रखना, ये इनकी विशेषता लिख रहे हैं हम, क्योंकि हम इनका साहित्यिक परिचय पढ़ रहे हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी जगत में, अगर हम हिंदी काव्य जगत में देखें कि इन्होंने एक नवीन क्रांति उत्पन्न की थी, और इसी नवीन क्रांति जिसका सूत्रपात इन्होंने किया था उसे हम छायावादी युग कहते हैं। तो छायावादी युग में सर्वप्रथम अगर नाम किसी का लिया जाता है तो वो लिया जाता है जयशंकर प्रसाद का। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना कामायनी, जिससे इन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, ठीक है। और इनके जो काव्य हैं प्रेम और सौंदर्य का विषय होता है इनके काव्यों में, साथ ही साथ अंतर्मुखी कल्पना और अनुभूतियों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, जिन्होंने कुल 67 रचनाएं जो है वो लिखी थी। इसमें से कुछ रचनाएं हम यहाँ पे देखेंगे। पहला तो है, हम देखेंगे इनके महाकाव्य। तो महाकाव्य है कामायनी, सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य है इनका बच्चों कामायनी। इस कामायनी महाकाव्य जो है इसमें छायावादी काव्य का कीर्ति स्तंभ है। ये छायावादी काव्य का क्या है, कीर्ति स्तंभ माना जाता है। विशेष जो है मैंने इसे अंडरलाइन किया, आप ध्यान दीजिएगा। इस महाकाव्य के माध्यम से मानव के हृदय, जिसे श्रद्धा कैरेक्टर के माध्यम से इन्होंने अभिव्यक्त किया है, और बुद्धि जिसे ईड़ा है ना, श्रद्धा और ईड़ा इनके 2 पात्र हैं, के समन्वय का संदेश जो है वो इस महाकाव्य कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने दिया है। आइए हम इनके अन्य रचनाओं के बारे में जानते हैं बच्चों। तो इनकी अन्य रचनाएं जो है वो है आंसू, चित्राधार, लहर और झरना। ये भी इनके महाकाव्य हैं, कामायनी, आंसू, चित्राधार और लहर एवं झरना। ये तो हो गए इनके महाकाव्य। अब आंसू क्या है, ये वियोग पर आधारित एक काव्य है, जिसके एक एक छंद में दुख और पीड़ा साकार हो उठी है। नाम से स्पष्ट है आंसू। आंसू कब आते हैं, जब व्यक्ति दुखी होता है, जब परेशान होता है, जब विलाप करता है। नेक्स्ट है चित्राधार, यह प्रसाद जी का ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। नेक्स्ट है लहर, इसमें प्रसाद जी की भावात्मक कविताएं संग्रहित हैं। और फिर है झरना। तो ये तो हो गए इनके महाकाव्य। अब हम बात करेंगे नाटकों की। तो प्रसाद जी ने नाटक भी लिखे। आपको याद होगा कि हमारे जो सिलेबस में 2 रचना इनकी देवसेना का गीत और कार्नेले का गीत, तो ये जो 2 रचना है ये भी इनके 2 नाटकों से लिए गए हैं। तो देखो, नाटककार के रूप में उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ,
कामना, एक घूंट, विशाख, राज्यश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित आदि नाटकों की रचना जो है प्रिय कवि विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद ने करी है। इनके उपन्यासों की बात करें तो इन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से एक अधूरा है। पहला है कंकाल, दूसरा है तीतली और तीसरा है इरावती। तो ये अपूर्ण उपन्यास है। इसके बाद हम जहां तक इनके कहानी संग्रह की बात रही तो प्रसाद जी उत्कृष्ट कोटि के कहानीकार हुए हैं बच्चों। इनकी कहानियों में भारत का अतीत मुस्कुराता है। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। और अंत में हम बात करेंगे इनके निबंध संग्रह की, जिसमें काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये पूरा नाम है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये इनका निबंध संग्रह है। तो इस तरीके से हमने इनके महाकाव्य पढ़ा। इसके बाद हमने इनकी जो है वो नाटक पढ़ लिए। उसके बाद हमने इनका जो है उपन्यास कर लिए और हमने इनका जो है वो क्या कर लिया बच्चों, निबंध भी जो है वो देख लिया। तो इस तरीके से हमने ये दूसरे जो इंपॉर्टेंट कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं। या यूं कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक और जन्मदाता माने जाते हैं। इनका एक सर्वप्रसिद्ध छायावादी ग्रंथ कामायनी है, जिससे इन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। उसके बाद हमने इनकी बाकी जो इनकी विशेषता है कि सौंदर्य और प्रेम इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है और सूक्ष्म कल्पना एवं अनुभूति की अभिव्यक्ति इनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, जिसमें से सबसे सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य इनका कामायनी है, फिर आंसू है, फिर झरना है, लहर है। ये इनके महाकाव्य हो गए। उसके बाद में अगर हम नाटकों की बात करें तो इन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जिसमें चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये आदि जन्मेजय का नागियक, ये इनके जो है वो उपन्यास हो गए। फिर इनके बाद कहानी संग्रह और निबंध। इस तरीके से हमने ये दूसरे इंपॉर्टेंट हमारे जो कवि हैं प्रिय विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद को हमने पढ़ा है। आइए शुरू करते हैं। एक और कवि हम यहाँ पे देखेंगे और नेक्स्ट जो हमारे कवि हैं वो है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय साहब की हमने कई रचनाएं जो है बच्चों पढ़ी है। रघुवीर सहाय साहब की एक रचना जो अपने हिंदी में है हमने पढ़ा है कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज। और दूसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना हमने पढ़ी है बसंत आया एवं तोड़ो। तो आपको क्या करना है कि जो कवि हैं इनकी विभिन्न रचनाएं जो अपने सिलेबस में शामिल है उनको भी याद करना है, क्योंकि वहां से अगर सप्रसंग व्याख्या पूछी गई तो सप्रसंग व्याख्या में आपको उस जो आपका संदर्भ रहेगा है ना, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हम इस तरीके से करते हैं। तो संदर्भ में आपको फिर वहां पे लिखना पड़ेगा कि उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की इस कविता से लिया गया, उसके कवि ये हैं। तो देखो रघुवीर सहाय साहब की बात करें, इनका अगर हम साहित्यिक परिचय देखें बच्चों तो रघुवीर सहाय हिंदी की नई कविता के कवि हैं।